वेलकम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। एमजीसीआई के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः मैं अजय पटेल फाइटर 1.0 बैच में आपका स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हम टेरिडोफाइट को डिस्कस करेंगे। बेटा ये जो टेरिडोफाइट है इसमें मेनली दो चीजें आती हैं। एक तो आ जाता है हमारा हॉर्स टेल और दूसरे आते हैं फर्न। ऐसे फर्न जिनमें फूल प्रेजेंट हैं उनका यूज किया जाता है सजाने में, मतलब आप बोल सकते हैं सजावट में हम इनका यूज करते हैं। फिर कुछ टेरिडोफाइट ऐसे हैं जिनमें प्रेजेंट होती है मेडिसिनल प्रॉपर्टी। मेडिसिनल प्रॉपर्टी प्रेजेंट है इसलिए उनका यूज मेडिसिन यानी कि दवाई के रूप में करते हैं। इसके अलावा ये मृदा पर अपनी एक सघन परत बना लेते हैं और उस परत के कारण मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, इसलिए इनका यूज सॉइल बाइंडर के रूप में भी होता है, मृदा आबंधक के रूप में भी होता है। थोड़े से और आगे चलें तो यदि हम बात करें जीवाश्मी रिकॉर्ड की, तो जीवाश्मी रिकॉर्ड के अनुसार लगभग 350 मिलियन वर्ष पहले 350 मिलियन ईयर एगो जो हमारा टेरिडोफाइट है वो पृथ्वी पर प्रभावी वनस्पति के रूप में प्रेजेंट थे। इनको डेवलप होने के लिए चाहिए ठंडा, गीला, छायादार स्थान। आपको याद होगा ब्रायोफाइट में गीले के स्थान पे नम छायादार लिखा हुआ था, तो एक में नम छायादार याद रखना और दूसरे के लिए याद रखना गीला छायादार स्थान। यदि इस तरह के ऑप्शन पेपर में सेट होकर आए, मजे आ जाएंगे बच्चों को जिनने एग्जैक्ट बहुत प्रॉपर तरीके से, बहुत फोकस तरीके से एनसीईआरटी को पढ़ा होगा, उनसे ही वो क्वेश्चन बन पाएगा कि गीला छायादार टेरिडोफाइट में, नम छायादार ब्रायोफाइट में। साथ ही साथ याद रखें ये रेतीली मिट्टी में भी अच्छी तरह से ग्रो हो सकते हैं। अगला जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा कि ये ऐसे प्लांट हैं जो पृथ्वी पर आए और इनमें वास्कुलर बंडल भी या वास्कुलर टिश्यू भी प्रेजेंट थे। भाई पृथ्वी पर आने को तो ब्रायोफाइटा भी आया था लेकिन उसमें जाइलम्बा फ्लोएम प्रेजेंट नहीं था, तो ये स्थल पर उगने वाले सर्वप्रथम प्लांट हैं जिनमें संवहन ऊतक जाइलम्बा फ्लोएम पाया जाता है। थोड़े से और आगे चलेंगे तो इनका जो जीवन चक्र है उस जीवन चक्र में प्रभावी अवस्था, टेरिडोफाइट के जीवन चक्र की प्रभावी अवस्था स्पोरोफाइट है। इस स्पोरोफाइट में वास्तविक जड़ तनावा पत्तियां पाई जाती हैं, साथ ही साथ उन जड़ तनावा पत्तियों में सुस्पष्ट संवहन ऊतक पाए जाते हैं। यदि हम इस स्पोरोफाइट की लीफ से स्टार्ट करें तो पत्तियां होती हैं दो प्रकार की। एक होती है बेटा वेजिटेटिव लीफ या कायिक पत्तियां जो होती हैं नॉर्मल फोटोसिंथेटिक। बेटा ये दो प्रकार की होंगी, माइक्रोफिल यानी लघुपर्ण, मैक्रोफिल यानी कि गुरुपर्ण। जो माइक्रोफिल होती है, लघुपर्ण होती है, ये हमें देखने को मिलेगी स्लेजिनेला में और मैक्रोफिल देखने को मिलती है फर्न में। बड़े आकार की प्रकाश संश्लेषी पत्तियां ये फर्न में हमें मिलेंगी। दूसरी जो पत्तियां हैं वेजिटेटिव लीफ के अलावा बेटा उनको कहा जाता है स्पोरोफिल या इनको कहा जाता है बीजाणुपर्ण। ये जो बीजाणुपर्ण है वास्तव में साथियों ये हमारी जननिक पत्तियां होती हैं या रिप्रोडक्टिव लीफ होती हैं, तो यहां अपन लिख देते हैं जननिक पत्ती। बेटा ये जो जननिक पत्ती है, ये जो रिप्रोडक्टिव लीफ है, ये आपस में इकट्ठे होकर इस तरह से कोन या फिर स्ट्रोबलाई को बनाती हैं, या तो कोन या फिर स्ट्रोबलाई को इन्होंने बनाया। ये जो कोन या स्ट्रोबलाई है इसके शीर्ष पर एक संरचना मौजूद होती है जिसे बोलते हैं स्पोरेंजिया या जिसे बोलते हैं बीजाणुधानी। और ये जो बीजाणुधानी है, ये जो स्पोरेंजिया है बेटा, इस स्पोरेंजिया में मौजूद होती है स्पोर मदर सेल। तो ये यहां पर हमने ड्रॉ कर दी SMC या स्पोर मदर सेल, जिसमें होने वाला है मियोसिस। मियोसिस होने से बनेगा हैप्लॉइड स्पोर और हैप्लॉइड स्पोर के डेवलपमेंट से बनेगा गेमेटोफाइट। तो ध्यान से समझ लें फिर से पूरी कहानी। जो प्रभावी अवस्था है बेटा वो स्पोरोफाइट है और स्पोरोफाइट में वास्तविक जड़, वास्तविक तना, वास्तविक पत्तियां पाई जाती हैं।
पत्तियां दो प्रकार की हैं, सामान्य प्रकाश संश्लेषी पत्तियां जो छोटी अथवा बड़े आकार की हो सकती हैं, लेकिन दूसरी है जननिक पत्तियां, रिप्रोडक्टिव लीफ, जो आपस में कंबाइन होकर, जो आपस में ग्रुप बनाकर कौन या स्ट्रोबलाई को बनाती हैं। ये जो कौन मैंने बनाई है, इसके ऊपर जो ये आइसक्रीम का गोला रखा है, ये वास्तव में स्पोरेंजिया है, ये बीजाणुधानी है, और स्पोरेंजिया में प्रेजेंट होती है स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल 2n है, उसमें मियोसिस से हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे, जिसके डेवलपमेंट से बनेगा गेमिटोफाइट। इनका जो गेमिटोफाइट है बेटा वो छोटा होता है, अस्पष्ट है, बहुकोशिकी है, मुक्त जीवी इसलिए है क्योंकि वो प्रकाश संश्लेषी है, बट इसे यहां पर थैलस नहीं कहते, इसे बोलते हैं प्रोथैलस। जबकि याद करो एल्गी में और ब्रायोफाइटा में जो गेमिटोफाइट प्रेजेंट था उसको हम नाम देते हैं थैलस। क्यों दिया? क्योंकि उसका गेमिटोफाइट ही प्रभावी अवस्था था। यहां गेमिटोफाइट प्रभावी अवस्था नहीं है, चूंकि ये अप्रभावी है, ये डिपेंडेंट तो नहीं है भोजन के लिए, बट चूंकि कम ड्यूरेशन के लिए, आकार छोटा है, इसलिए इसे बोलते हैं अप्रभावी अवस्था, इसलिए इसको थैलस ना कह के हमने नाम दिया है प्रोथैलस। साथ ही साथ इस गेमिटोफाइट को उगने के लिए ठंडा, गीला व छायादार स्थान चाहिए। अब ये स्थान हर जगह तो मिलेगा नहीं, इसीलिए जो जीवित टेरिडोफाइट है ना, उन जीवित टेरिडोफाइट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सीमित हो जाता है, वो लिमिटेड हो जाता है। कितने रीजन है? दो। एक रीजन क्या है कि गेमिटोफाइट को विकास के लिए ठंडा, गीला, छायादार स्थान चाहिए, और दूसरा रीजन क्या है कि ये जब निषेचन करेंगे तो निषेचन के लिए जल की आवश्यकता है। इस कारण से जो हमारे टेरिडोफाइट्स हैं, इन टेरिडोफाइट्स का जो फैलाव है वो कैसा हो जाता है? सीमित। VIMP है, नीट एग्जाम में स्टेटमेंट वाले सवालों में ये एज इट इज आ जाएगा। यदि हम आगे चलें तो जो हमारी गेमिटोफिटिक बॉडी है बेटा, इस गेमिटोफिटिक बॉडी पर सेक्स ऑर्गन उपस्थित होते हैं। जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो रहता है ग्लोब्यूलर, और उसका नाम रहेगा हमारे पास में एंथीरिडियम, या उसको बोलते हैं पुंधानी। ठीक है। इसी गेमिटोफाइट पर जो फीमेल सेक्स ऑर्गन रहेगा वो रहेगा फ्लास्क शेप, और उसका जो नाम है वो रहेगा हमारे पास में आर्कीगोनियम। ठीक है। तो एक एंथ्रीडियम है, दूसरा आर्कीगोनियम है। एंथ्रीडियम में दो फ्लैजिला वाला एंथीरोजॉइड निर्मित होगा या पुमणु निर्मित होगा, जबकि आर्कीगोनियम के अंदर होती है एग सेल। ये पानी में तैरते हुए, वाटर में तैरते हुए, स्विम करते हुए एग सेल के पास जब आएंगे, फर्टिलाइज होने पर 2n का जायगोट बनेगा। ये जो 2n का जायगोट है, इसमें डेवलपमेंट होने पर मल्टी सेलुलर फोटोसिंथेटिक स्पोरोफाइट, मल्टी सेलुलर फोटोसिंथेटिक स्पोरोफाइट यहां पर निर्मित होगा, जो कि हमारे टेरिडोफाइट की प्रभावी अवस्था है। तो इस तरह से इनकी साइकिल चलती है। यदि यहां हम बात करें तो जो मैक्सिमम टेरिडोफाइट्स होते हैं बेटा, वो मैक्सिमम टेरिडोफाइट होमोस्पोरस होते हैं। होमोस्पोरस यानी समबीजाणुक होते हैं, और समबीजाणुक होने का मतलब है कि यहां पर जो स्पोर से गेमिटोफाइट बनेगा तो उसी गेमिटोफाइट पर मेल, उसी गेमिटोफाइट पर फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा। बट सम टेरिडोफाइट्स जो हैं वो होते हैं साथियों हेट्रोस्पोरस, विषम बीजाणुक। उसमें एक रहेगा माइक्रोस्पोर, एक रहेगा मैक्रोस्पोर या मेगास्पोर, और माइक्रोस्पोर के डेवलपमेंट से मेल गेमिटोफाइट, मैक्रोस्पोर के डेवलपमेंट से फीमेल गेमिटोफाइट का निर्माण होगा। मेल गेमिटोफाइट पर मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल गेमिटोफाइट पर फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा। इस तरह की यहां पर हेट्रोस्पोरस स्पीसीज में घटना होती है। और ये जो है ये स्लेजिनेला एंड सॉल्विनिया इसके एग्जाम्पल हैं। साथ ही साथ याद रखना बेटा, जो हेट्रोस्पोरस स्पीसीज होती हैं इनका जो फीमेल गेमिटोफाइट है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट रहेगी? एग सेल। इस एग सेल के निषेचन से जो 2n का जायगोट जब बनेगा, तो ये देखें आप, संरचना देखें यहां पर जब 2n का जायगोट बनेगा, जो कि हमारा स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट की फर्स्ट सेल है, बट ये स्पोरोफाइट यहां पर जुड़ा रहेगा
फीमेल गेमिटोफाइट से, और कुछ समय तक इस फीमेल गेमिटोफाइट से पोषण लेते रहेगा जब तक कि ये स्वयं प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम नहीं हो जाता। तो आप यहां देखें, जो ऐसे पौधों में फीमेल गेमिटोफाइट जो है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्पोरोफाइट से क्या रहेगा, जुड़ा रहेगा। फीमेल गेमिटोफाइट में जायगोट का क्या हो रहा है विकास। ये थोड़ी सी लैंग्वेज यहां हिंदी में गड़बड़ लिखी है, जो मैं कह रहा हूं आप उसे याद रखना कि यहां जो 2n का जायगोट बना है विच इज फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट, ये जुड़ा रहेगा गेमिटोफाइट से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, जिससे एक नया शैशव भ्रूण बनता है। यही घटना अब हमें आगे कहां ले जा रही है, बीजी प्रवृत्ति की ओर ले जा रही है, सीड हैबिट्स की तरफ ले जा रही है। हमने यहां पर टेरिडोफाइटा को 4 वर्गों में बांटा है। साइलोप्सिडा जिसमें आता है साइलोटम, फिर लाइकोप्सिडा जिसमें स्लेजिनेला व लाइकोपोडियम, स्फिनोप्सिडा जिसमें आ गया इक्विसेटम, व टेरोप्सिडा जिसमें ड्रायोप्टेरिस, टेरिस व एडियंटम। ठीक है, यहां से थोड़े से और आगे हम चले तो हमें यहां डिस्कस करना है जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म को यदि हम देखें तो जिम्नोस्पर्म जो है जिन्हें अनावृत बीजी कहते हैं, तो निषेचन के पहले मींस बिफोर फर्टिलाइजेशन इनका जो ओव्यूल है वो ओव्यूल कवर्ड नहीं होता, वो ओव्यूल आवृत नहीं होता। और निषेचन के बाद आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल से जो सीड बनेगा वो सीड भी कवर्ड नहीं होता, क्योंकि जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनमें अंडाशय की भित्ति होती है, ओवरी की वॉल होती है। हमारे जिम्नोस्पर्म में अंडाशय की कोई भित्ति मौजूद नहीं है। तो निषेचन के पहले एंजियोस्पर्म का ओव्यूल अंडाशय से घिरा था, चूंकि यहां अंडाशय नहीं है इसलिए इनका ओव्यूल अनकवर्ड रहेगा। निषेचन के बाद होता क्या है, ओव्यूल से बनता है सीड, अंडाशय से बनता है फ्रूट। तो इनमें फ्रूट तो बनने वाला है ही नहीं, बिकॉज फल भित्ति या अंडाशय की भित्ति मौजूद नहीं है, इसलिए निषेचन के बाद भी इनके बनने वाले बीज ढके हुए नहीं होते। वो निषेचन से पहले व निषेचन के बाद दोनों ही कंडीशन में कैसे रहते हैं, अनावृत रहते हैं, अनकवर्ड रहते हैं। जिम्नोस्पर्म में बेटा हम बात करें तो मध्यम अथवा लंबे वृक्ष व झाड़ियां आती हैं। इनका एक वृक्ष है सिकोआ जो सबसे लंबा है। ठीक है, यदि रूट की बात करें तो यहां पर मूसला जड़ होती है या टैप रूट प्रेजेंट होती है। ठीक है, टैप रूट के साथ में आप यहां याद रख लेना, 2 एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं। एक पाइनस की जो रूट है उसका सहजीवी संबंध होता है फंजाई के साथ, जिसे हम बोलते हैं माइकोराइजा या कवकमूल। साइकस की जो जड़ें हैं, कोरेलाइड रूट जिन्हें हम कहते हैं, इनका सहजीवी संबंध होता है नाइट्रोजन स्थिरीकारी साइनोबैक्टीरिया के साथ में। तो यहां पर हमने क्या क्या देखा, यहां हमने देखा जो मूसला जड़ पाई जाती हैं, यानी यदि कभी पूछे कि जिम्नोस्पर्म में मूसला है, अपस्थानिक है या झकड़ा है, तो आंसर है मूसला जड़ तंत्र होता है, टैप रूट सिस्टम होता है। पाइनस की जो मूसला जड़ें हैं उनका फंजाई के साथ सहजीवी संबंध है, जिसे बोलते हैं कवक मूल या माइकोराइजा। साइकस की जो जड़ें हैं उनका सहजीवी संबंध होता है नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणुओं के साथ में, है ना, जिन्हें कोरेलाइड रूट कहते हैं। स्टेम पर यदि हम चलें तो इनका जो स्टेम है वो शाखित अथवा अशाखित होता है। बेटा ये सारी इंफॉर्मेशन यहां पर लिखी है, आप देखें, तना अशाखित होगा, ठीक है, साइकस में, अथवा शाखित होगा पाइनस व सेड्रस में। ठीक है, पत्तियों की यदि बात करेंगे लीफ की, तो यहां पर इनकी जो पत्तियां हैं वो या तो होती हैं सरल, सरल पत्ती की परिभाषा पता है, जिसके लेमिना में कोई कटाव फटाव ना हो, अथवा यदि लेमिना कटा फटा भी हो तब भी वो कटाव मध्य सिरा को स्पर्श ना करे, इसे बोलते हैं सरल पत्ती। संयुक्त कौन सी होती है, जिसका लेमिना कटा हुआ भी होगा, साथ ही साथ वो लेमिना के कटाव मध्य सिरा को स्पर्श भी करेंगे, उसे बोलते हैं संयुक्त पत्ती, उसे बोलते हैं कंपाउंड लीफ। तो या सरल
व संयुक्त दोनों प्रकार की पत्तियां मौजूद होती हैं। बेटा ये जो संयुक्त पत्तियां हैं, ये जो कंपाउंड लीफ है, ये पिच्छाकार संयुक्त पत्तियां हैं, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ है। पिच्छाकार संयुक्त पत्ती होने का मीनिंग ये है कि मध्य सिरा के अलग अलग बिंदुओं से पत्रक जुड़े होते हैं। बेटा जिम्नोस्पर्म की जो पत्तियां हैं, ठीक है, वो अधिक ताप, नमी, विंड वेलोसिटी को सहन कर सकती हैं। कॉनिफर्स में ये जो पत्तियां हैं वो निडल लाइक हो जाती हैं, जिनसे सरफेस एरिया कम हो जाता है, मोटी क्यूटिकल का आवरण आता है इनके ऊपर, व संकेन स्टोमेटा धसे हुए रंध्र पाए जाते हैं। इस कारण से जो ट्रांसपिरेटरी लॉस है, वाष्पोत्सर्जन वाली जो हानि है, वो हानि कम हो जाती है। थोड़े से और आगे चलेंगे यदि, तो अब हम आ जाते हैं हमारे जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल पर। तो जैसे हमने टेरिडोफाइट देखा, तो टेरिडोफाइट में क्या लिखा, मैक्सिमम मेंबर होमोस्पोरस हैं, सम हेटेरोस्पोरस हैं, बट जिम्नोस्पर्म के सारे जो मेंबर हैं वो विषम बीजाणुक हैं, हेटेरोस्पोरस हैं। मतलब जब विषम बीजाणुक हैं तो एक स्पोर बनेगा माइक्रोस्पोर, एक बनेगा मेगा स्पोर, ठीक है। बेटा माइक्रोस्पोर का विकास होगा माइक्रोस्पोर मदर सेल से, मेगा स्पोर का निर्माण होगा मेगा स्पोर मदर सेल से। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है ये प्रेजेंट होती है माइक्रो स्पोरेंजिया में, लघु बीजाणुधानी में, जबकि जो मेगा स्पोर मदर सेल है ये प्रेजेंट होती है मेगा स्पोरेंजिया में, या जिसे बोलते हैं गुरु बीजाणुधानी। और आप सभी जानते हैं गुरु बीजाणुधानी कहां पाई जाती है, ये पाई जाती है कौन या स्ट्रोबिलाई के शीर्ष पर। तो यदि यहां पर मैंने एक कौन बनाई जिसे मैं बोल रहा हूं मेल कौन, यहां ये दूसरी कौन बनाई जिसे मैं बोल रहा हूं फीमेल कौन, तो ये जो मेल कौन है, इस मेल कौन के ऊपर दिस इज माइक्रोस्पोरेंजिया, इसके ऊपर ये मेगा स्पोरेंजिया दिखाई दे रही है सभी को। इसमें ये जो सेल्स प्रेजेंट हैं इन्हें बोला जाता है मेगा स्पोर मदर सेल, और ये है माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो इस तरह से मेल कॉन एंड फीमेल कॉन बनी। बट मेल कॉन किससे बनेगी, मेल कॉन बनेगी माइक्रोस्पोरोफिल, जो लघु बीजाणु पर्ण है इनके आपस में कंबाइन होने से। और फीमेल कॉन जो है ये फीमेल कॉन बनेगी मेगा स्पोरोफिल के आपस में कंबाइन होने से, आपस में समूह बनाने से। तो कहानी अगेन वहीं से स्टार्ट करते हैं। पत्तियों में जो स्पोरोफिल हैं वो यहां पर दो तरह की है सारे मेंबर्स में, माइक्रोस्पोरोफिल, मेगा स्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल का जो समूह बनेगा उसे बोलेंगे मेल कॉन या मेल स्ट्रोबिलाई, जिसके सीड्स पर होगी माइक्रोस्पोरेंजिया, ये जो ग्रीन कलर से बनाई है। इसमें जो ब्लैक ब्लैक कलर के डॉट्स हैं वो है माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसमें होती है मियोसिस, और मियोसिस से बनेगा हैप्लॉइड स्पोर जिसका नाम है माइक्रोस्पोर। और जब माइक्रोस्पोर का होगा डेवलपमेंट तो बनेगा मेल गेमिटोफाइट। और जो मेल गेमिटोफाइट है वो अत्यधिक न्यूनीकृत संरचना है, कम कोशिकाओं वाली संरचना है, जिसे बोलते हैं परागकण। जबकि यहां देखें तो यहां पर जो बड़ी पत्तियां थी मेगा स्पोरोफिल, इनके कंबाइन होने से बना फीमेल कॉन। फीमेल कॉन के ऊपर ये जो ग्रीन कलर से है ये है मेगा स्पोरेंजिया, जिसमें मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर जो मदर सेल है उसमें जब मियोसिस होगी, उसमें मियोसिस होने से हैप्लॉइड मेगा स्पोर बनेगा। हैप्लॉइड मेगा स्पोर में होगा डेवलपमेंट, देन बनेगा फीमेल गेमिटोफाइट। ये जो फीमेल गेमिटोफाइट है, ये जो फीमेल गेमिटोफाइट यहां डेवलप होगा, ये हमारा ओव्यूल रहेगा, ठीक है, और इसमें रहेगा न्यूसेलस प्लस इंटेगुमेंट। यहां अपन देखें ये जो मेगा स्पोरेंजिया है, थोड़ा सा इसको यहां से ले आते हैं अपन। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, ये क्या रहेगी, बीजांड काय की। मतलब ये जो मैंने यहां पर मेगा स्पोरेंजिया बना रखी है, इस मेगा
स्पोरेंजिया, इसमें क्या क्या प्रेजेंट है? इसमें प्रेजेंट है न्यूसेलस प्लस इंटेगुमेंट। तो ये आ गया यहां पर न्यूसेलस और ये आ गया यहां पर इंटेगुमेंट। और क्लियर हो रहा है? न्यूसेलस की एक सेल जो है ये एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल है, जिसमें मियोसिस से हैप्लॉइड मेगास्पोर बना, और इस हैप्लॉइड मेगास्पोर बनेंगे 4, इनमें से 3 जो हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं, एक बचा रहेगा उसे बोलेंगे फंक्शनल मेगास्पोर। और जो फंक्शनल मेगास्पोर रहेगा, इस फंक्शनल मेगास्पोर में डेवलपमेंट से 2 या 2 से ज्यादा आर्किगोनियम बनेंगी, जिनमें एक सेल रहेगी। अब क्या होगा? परागकण वायु के द्वारा पहुंचेंगे फीमेल के पास, वहां जाके होगा वो पॉलिनेशन कंप्लीट, देन होगा निषेचन, निषेचन से बनेगा जायगोट, और जायगोट के डेवलपमेंट से बनेगा एम्ब्रियो। इस तरह से ये पूरी कहानी रहेगी हमारे जिम्नोस्पर्म की। तो यहां पर हमने क्या क्या देखा भाई? एक बार यदि फीमेल को फिर से देखें तो फीमेल में जो मेगास्पोरोफिल है, इनके समूह को फीमेल कौन बोले हैं? ये जो फीमेल कौन, उस पे जो मेगास्पोरेंजिया है, वो मेगास्पोरेंजिया में न्यूसेलस प्लस इंटेगुमेंट। ये न्यूसेलस यानी बीजांडकाय प्लस अध्यावरण। न्यूसेलस की एक कोशिका ने आकार में अपने आप को कर लिया बड़ा, उस सेल को बोलते हैं मेगास्पोर मदर सेल। एंड जो मेगास्पोर मदर सेल रहेगी उसमें होगा मियोसिस से बनेंगे 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर, 3 डीजनरेट होंगे, 1 फंक्शनल मेगास्पोर रहेगा। फंक्शनल मेगास्पोर के डेवलपमेंट से 2 या 2 से ज्यादा आर्किगोनियम यहां पर हमें देखने को मिलेंगे। फाइनली निषेचन हुआ, जायगोट बना, एम्ब्रियो बना, बट वही रहेगा निषेचन के पहले व निषेचन के बाद। निषेचन के पहले जो बीजांड अनकवर्ड था, निषेचन के बाद बनने वाला बीज भी अनावृत रहेगा। तो इस तरह से हमने यहां पर बेटा जिम्नोस्पर्म को कंप्लीट किया। यहां जो ये एंजियोस्पर्म दिया है, इसको बहुत ज्यादा डिटेल में हमने मार्फोलॉजी में भी देखा, प्लांट रिप्रोडक्शन में भी देखा, इसको यहां अलग से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। इसी के साथ हमारा प्लांट किंगडम खत्म हो रहा है। तो चलिए कंप्लीट करते हैं आज के लेक्चर को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।